नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बीएससी बीएड थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 12 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 6। यूनिट नंबर 2 जो है वो श्रोडिंगर समीकरण पर आधारित है, यानी श्रोडिंगर समीकरण के बारे में हमें डिटेल से वहाँ पर पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो सभी बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था श्रोडिंगर समीकरण किस प्रकार से बनाई जाती है, उसकी आवश्यकता क्यों है और जो तरंग फलन साइन होता है उसको बताने के लिए आपको किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है। उन शर्तों के आधार पर आपको एक समीकरण बनानी पड़ती है जिसे श्रोडिंगर ने बनाया था और इसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। और हमने बात की थी एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण की। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण किस प्रकार से बनाई जाती है। इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम ये बताएंगे कि काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कैसे आती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वो काल आश्रित और अनाश्रित समीकरण पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर श्रोडिंगर की त्रिविमीय समीकरण को पढ़ना आवश्यक है। यहीं से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी जिसके आधार पर उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो श्रोडिंगर त्रिविमीय समीकरण क्या है? कण की त्रिविमीय गति के लिए P बराबर h क्रॉस k के स्थान पर P वेक्टर बराबर h क्रॉस k वेक्टर। देखिए, एक विमीय समीकरण जो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर श्रोडिंगर की, उसमें हमने P बराबर लिया था h क्रॉस k जो मोमेंटम था और एनर्जी E बराबर लिया था h क्रॉस ओमेगा। अब यहाँ तो एक विमीय की बात हो रही थी तो यहाँ पे मोमेंटम को सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लेते हैं, वो हमने लिया था एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दिखाने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती, न ही हम संचरण नियतांक के साथ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात करनी तो डायरेक्शन फिक्स है। तो वहाँ पे कोई 2 या 3 दिशाएं तो है नहीं कि हम कोऑर्डिनेट उसको दिखाएं। लेकिन यहाँ पर जब बात होगी त्रिविमीय की तो यही आपका जो मोमेंटम है आपको इसको किस में लिखना होगा? पी वेक्टर में। और h क्रॉस तो कांस्टेंट है और साथ में लिखना पड़ेगा k वेक्टर। अब p वेक्टर लिखने का मतलब ये होगा कि p वेक्टर जो मोमेंटम है उस कण का वो तीनों दिशाओं में से कहीं भी जा सकता है, यानी इसमें px भी आएगा, py भी आएगा और pz भी आएगा, यानी x y z अक्ष के अनुदिश जो मोमेंटम है वो यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से जो संचरण नियतांक है वो x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश से आता है, यानी kx i कैप, ky j कैप प्लस kz k कैप। इस प्रकार से k वेक्टर को आप अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर लगाने की आवश्यकता हमें त्रिविमीय के लिए पड़ती है। लेकिन k की जो वैल्यू है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, आप जानते हैं। ये इक्वेशन नंबर होगी 8। 7 नंबर इक्वेशन हमने इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर बताया था जिसमें हमने श्रोडिंगर एक विमीय समीकरण ज्ञात की थी। तथा साइन xt समानुपाती e की आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, ये तरंग फलन हमने एक विमीय समीकरण के लिए यूज किया था। तो इसके स्थान पर आपको क्या चेंज करना होगा? साइन r वेक्टर t, क्योंकि वही बात यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट था और यहाँ पे r वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो आप लिखेंगे तो इसके अंदर तीनों आ जाते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप समानुपाती e की आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर। देखें यहाँ kx था क्योंकि k जो है वो x के साथ था, एक ही डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे k वेक्टर डॉट r वेक्टर आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि r वेक्टर भी 3 कोऑर्डिनेट के साथ है और k वेक्टर भी 3 कोऑर्डिनेट के साथ यहाँ पर होता है। तो ये हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। इक्वेशन नंबर हो जाती है 9, जहाँ पर r वेक्टर क्या है? पोजिशन वेक्टर है। और त्रिविमीय गतिशील एक स्वतंत्र कण के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी लेनी पड़ेगी E बराबर p वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m। एक विमीय के अंदर हमने लिया था p स्क्वायर अपॉन 2m जो मोमेंटम का एनर्जी के साथ रिलेशन होता है, वो तो एक विमीय में था। यहाँ पर त्रिविमीय के लिए हमने वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब p वेक्टर की वैल्यू क्या थी? h क्रॉस k वेक्टर। अब h क्रॉस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखें, E बराबर h क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2m और k वेक्टर को हम लिख सकते हैं kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, यानी कंपोनेंट्स के अंदर हमने इसको तोड़ दिया। समीकरण नंबर आ गई 10। अब इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 आपको याद हो तो कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 2 थी, देखिए, डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर गामा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये समीकरण थी अपनी
2 नंबर, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम गामा का मान ऐसा यहाँ पे पुट करेंगे जिसके अंदर द्रव्यमान आना चाहिए, जिसके अंदर अपना एच क्रॉस आना चाहिए, उसमें मोमेंटम ने आए, एनर्जी ने आए। तो वहां पर हमने सिर्फ एक्स लिया था, ये तो सिर्फ साइन का टी के रिस्पेक्ट में था, तो इसमें तो कुछ चेंज यहाँ पे करना ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट था, तो यहाँ पर त्रिविमीय में इस एक्स कोऑर्डिनेट की जगह तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर गामा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाती है यहाँ पर 11। और गामा का मान क्या था, गामा का मान था आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m। तो यहाँ पर एक त्रिविमीय गतिशील एक स्वतंत्र कण के लिए तरंग फलन की समीकरण जो है वो बन जाती है डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और यहाँ पे अलग फॉर्म भी आप इसको बना सकते हैं, आयटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो यहाँ आयटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी बन जाएगा, यहाँ पर आयटा स्क्वायर माइनस लग जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। और ये जो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर ये तीनों कंपोनेंट हैं, ये लाप्लासियन संकारक के रूप में इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन। ये इक्वेशन जो आपके पास आ गई, ये इक्वेशन है वो श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है त्रिविमीय के अंदर। इसको अलग तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं। आयटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी किसके बराबर था, ई साइन के बराबर था, हमने कल भी इसको डिफाइन किया था। और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन किसके बराबर है, यहाँ पे पी वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m साइन के बराबर। तो यहाँ से हमें ऑपरेटर का पता लगेगा, संकारक जिसे हम बोलते हैं, संकारक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम आगे जब यूनिट में बढ़ेंगे तो और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनको हमें जानना आवश्यक है कि E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m से तुलना करने पर एक कण की ऊर्जा E और संवेग P एक अवकल संकारक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे E का मान आप देखें, E बराबर क्या आया यहाँ पर, इससे हम तुलना करें तो E बराबर आता है आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, यानी ये आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी जो है वो एनर्जी को व्यक्त करता है, यानी ये एक ऊर्जा संकारक है। उसी प्रकार से यहाँ से हम देखें तो पी वेक्टर जो है उसका संकारक कौन सा है, पी वेक्टर का संकारक आप देखें यहाँ से तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर यहाँ पे है। अब ये पी वेक्टर के लिए एच क्रॉस, लेकिन आप सिंगल पी वेक्टर के लिए लेंगे तो आयटा एच क्रॉस डेल यहाँ पर आता है, यानी आयटा एच क्रॉस डेल का मतलब पी वेक्टर से होगा और आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी का मतलब यहाँ पर ई से होता है। तो ये संकारक होते हैं, ये ऊर्जा संकारक है और ये मोमेंटम संकारक है। ये तो अपनी आ जाती है त्रिविमीय समीकरण। अब यहाँ पे आप देखें ये त्रिविमीय समीकरण आ चुकी है अपने पास। अब हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत एक किसी पोटेंशियल एनर्जी क्षेत्र में कोई गति कर रहा है कण, उसकी श्रोडिंगर समीकरण किस प्रकार से हम देखें, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बलों का समावेश इसमें किस प्रकार से किया जाएगा, या बल क्षेत्र फैक्टर यानी पोटेंशियल ऊर्जा क्षेत्र वी आर वेक्टर टी में गति करते हुए कण की श्रोडिंगर समीकरण किस प्रकार से हम देंगे। इसके लिए जो फोर्स है और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसको हम भली भांति जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, उसका यूज करेंगे। एफ वेक्टर आर वेक्टर टी बराबर माइनस ग्रेडियंट वी आर वेक्टर टी, समीकरण नंबर होगी 16। यदि बल एफ वेक्टर की उपस्थिति में कण की कुल ऊर्जा हो E, तो E बराबर देखिए क्या होता है, E बराबर यानी E टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। तो P वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और V आर वेक्टर T यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो समीकरण नंबर होगी 17। और यहाँ से हम कह सकते हैं जहाँ P वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m गतिज ऊर्जा और V आर वेक्टर T स्थितिज ऊर्जा है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 17 के दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपने एक समीकरण बनानी है श्रोडिंगर समीकरण। तो ई साइन बराबर पी वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी आर वेक्टर टी साइन। तो इसमें संकारक का जब हम प्रयोग करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ई साइन बराबर क्या था, अभी मैंने आपको बताया था संकारक ई बराबर क्या होता है, आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और साइंस के साथ लग गया। पी वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m साइन बराबर क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन। इक्वेशन नंबर 18। अब ये वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो इस समीकरण से हमें देखिए क्या मिलता है, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस वी आर वेक्टर टी साइन। इक्वेशन नंबर 19। ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड हो चुकी है और उसमें टाइम भी है। तो ये जो समीकरण है वो आपकी
क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी क्षेत्र में गति करने वाले कण की काल आश्रित समीकरण, यानी ये श्रोडिंगर समीकरण ही है। ये टाइम डिपेंडेंट समीकरण भी आ चुकी है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ये बताएंगे कि काल आश्रित कौन सी होती है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कौन सी होती है, जो साई है उसके लिए कौन कौन सी और बातें अप्लाई होंगी, उसकी भौतिक सार्थकता क्या है। इस प्रकार से हम प्रायिकता वगैरह बहुत सारी बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।